हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों अभी इस वीडियो में लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले और ये सारे सवाल दोस्तों पिछले कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है और इसमें सब लोग एग्जाम में देखने की प्रबल संभावना बनती है। बस एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं हर एक चीज को समझा दूंगा ताकि आपको रटने का भी जरूरत नहीं पड़े। एक बार देखोगे तो जाकर एग्जाम में लिख सकते हो। बस एक बार नजर दौड़ा लीजिए क्या है। देखिए रुधिर क्या है, इसके दो कार्य लिखिए। देखिए रुधिर मतलब रक्त होता है। क्या रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, इस प्रकार लिख देना। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है और इसके दो कार्य क्या क्या है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, हम जो श्वास लेते हैं दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे जाता है, तो वो रक्त के साथ मिलकर ही हो जाता है, ठीक है। तो ये शरीर में रक्त का परिवहन करता है और पोषक तत्व का शरीर में परिवहन करता है। मतलब हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, वो सारा चीज शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाता है, तो इसका काम कौन करता है, परिवहन का। क्योंकि दोस्तों रुधिर ही एकमात्र ऐसा चीज हमारे शरीर में जो बहता है ना, ठीक है। मांसपेशियां थोड़ी बहती है, हड्डी थोड़ी बहती है क्या। जो शिराओं में जो रुधिर होती है हमारे शरीर में वही तो बहती है। तो रुधिर ही काम करता है बहन का, और क्या बहा कर ले आता है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों को बहाता है, ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यही काम करता है। और ये क्या, एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल मतलब लिक्विड टाइप का हो गया। मानव वृषण के कोई दो कार्य क्या है, तो मानव वृषण के दो कार्य निम्नलिखित है। वृषण में नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में क्या होता है दोस्तों, नर जनन कोशिका, ठीक है, जिससे आप लोग का जनन होता है, उस शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। मतलब याद रखना, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि दोस्तों एक नर हार्मोन है, इसका उत्पादन और स्रावन कहाँ होता है, वृषण की में ही होता है। समझ रहे हो। तो पहला हो गया है क्या, इस शुक्राणु का निर्माण करता है। और दूसरा क्या, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो पुरुष हार्मोन है एक, ठीक है, उसका निर्माण और स्रावन करता है। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन और अति भारण कब होता है। भाई अति भारत नहीं, अति भारण होगा, ठीक है। देखो अति भार मतलब अधिक भार पड़ जाता है। देखो क्या होता है, जब विद्युत पथ में विद्युतमय तार और उदासीन तार संपर्क में आ जाती है। मतलब जो लाइव तार होता है और करंट तार होता है, आप लोग देखेंगे लाल और काला वायर होता है, जब दोनों टच हो जाता है, इस प्रकार से दोनों टच हो जाता है, तो क्या होता है, तब प्रतिरोध शून्य हो जाने के कारण लघुपतन हो सकता है। दोस्तों जब विद्युतमय तार और उदासीन तार, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है, तो रेजिस्टेंस क्या, जीरो हो जाता है, प्रतिरोध शून्य होता है। और जब प्रतिरोध शून्य होगा तो समझो वोल्टेज कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, पूरा ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा, और इसी कारण दोस्तों लघुपतन हो सकता है। और इसके कारण आग भी लग सकती है और विद्युत पथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। समझ रहे हो। तो आप देखे हैं ना कि आप लोग जब भी कोई शॉर्ट सर्किट, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, समझ लो ना इसका मतलब, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लग जाता है, तो वही चीज़ है विद्युत आप लोग का क्या, वही चीज़ आप लोग का लघुपतन है, ठीक है। और अतिभार मतलब ओवरलोडिंग होता है, जब ज़्यादा लोड पड़ जाता है उसको अतिभार बोलते हैं। तो समझ लो विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है दोस्तों, जब विद्युतमय तार उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो प्रतिरोध की मात्रा बहुत कम हो जाती है, या फिर कह सकते हो वोल्टेज बहुत अधिक मात्रा में, धारा एक्चुअली में अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, इसलिए वोल्टेज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और जिससे जो विद्युत पथ में जो उपकरण लगे होते हैं, फैन, टीवी, फ्रिज, जो भी लगा होता है वो खराब हो सकता है और आग लग सकती है परिपथ में। समझ रहे हो। और विद्युत परिपथ में जब अधिक भार आ जाता है, देखते हो कभी एक ही विद्युत मतलब आप एक ही परिपथ से आप टीवी भी चला रहे हो, फ्रिज भी चला रहे हो, एसी भी चला रहे हो, तो क्या होता है, अति ओवरलोडिंग हो जाती है, तो भी लाइन कट जाता है। तो इस प्रकार से उसको अतिभारण बोलते हैं। नेक्स्ट देखो जिप्सम क्या होता है, इसको 373 पर गर्म करने से क्या होता है। देखो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। दोस्तों सिर्फ जिप्सम का आप लोग फॉर्मूला याद रखो, ये होता है CaSO4.2H2। आपको पहले भी मैं ही पढ़ाया था वो, ठीक है, CaSO4.2H2O ये जिप्सम का सूत्र होता है, ठीक। तो इसी को बोलता है जिप्सम, और इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या बोलता है, कैल्शियम सल्फेट हो गया ये, और H2O जो है 2H2O, इसको बोलते हैं .2H2 को हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका सूत्र हो गया, ठीक है। जब इसको जल में दोस्तों गर्म, जल में गर्म बोलते हैं, जब इसको गर्म करेंगे ना 373 केल्विन ताप पर, तब क्या होगा, ये H2 रिलीज कर देता है। कितना, 3/2 H2 रिलीज कर देता है, और क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। क्या होता है सर उसका सूत्र, CaSO4.12H2O। द फेमस क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे या फिर ये वाला सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा। जिप्सम का सूत्र से याद रखना CaSO4.2H2O, और आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाए CaSO4.12H2O। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम में ज़्यादा हार्ड लग रहा है ना, तो इसका सूत्र भी थोड़ा हार्ड है, हाफ उप लग जाएगा। और जबकि जिप्सम सिंपल सा है तो जिप्सम सिंपल सा 2H2O हो जाएगा। याद रखना CaSO4.2H2O रहे तो जिप्सम हो जाएगा, और CaSO4.12H2O रहे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो वही चीज़ होगा, और इसको गर्म करने पर क्या होगा, अपना 3/2 अणुओं का तैयार करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेगा। 2 में से 3/2 जाता है, क्या 1/2 बचता है ना, तो इसलिए CaSO4.12H2O होता है, इसलिए CaSO4.12H2O इसका आंसर होता है। किसका, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट का सूत्र होता है।
हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी की को अरक्तता, मतलब इसको एनीमिया बोलते हैं, उसको कहा जाता है। ठीक है, कई सारे देखे होंगे जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, उसको एनीमिया बोलते हैं कि भाई तुमको खून की कमी हो गई है, तुमको एनीमिया है, इस प्रकार से। और इसका क्या देखिए इसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में O2 का संतरण करता है। जो शरीर में हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों, हमारे रक्त में होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे रक्त में होता है। और वही हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को लेकर विभिन्न भागों तक ले जाता है, मतलब वो रक्त के साथ बहता रहता है। मान लीजिए रक्त इस सीरा है, इसमें रक्त बह रहा है, इसमें हीमोग्लोबिन है, और इसी के साथ ऑक्सीजन मिलकर बहता रहता है। ठीक है, अब जब हीमोग्लोबिन शरीर में कम हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो यही लिखे हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन यानी O2 का हस्तांतरण करता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण हो सके। इसलिए यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कोशिकाओं और ऊतकों तक पर्याप्त मात्रा में O2 नहीं पहुंच पाती, और शरीर में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा भी अपर्याप्त रहती है। मतलब मेरी बात को समझ लो मेरे भाई, क्या है, हमारे शरीर के रक्त जो है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, बोलते हैं ना कि रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। लेकिन रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वही ऑक्सीजन को बहा कर ले जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बहा कर जाती है। अब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ही कम हो गई तो वो क्या, अब ऑक्सीजन को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं ले पाएगा, नहीं ले जा पाएगा, विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाएगा। और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो खाना का अच्छे तरह से पाचन नहीं हो पाएगा, और खाना अच्छा तरह से पाचन नहीं हो पाएगा तो हमें ऊर्जा अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगी, और हमें ऊर्जा नहीं अच्छी से हमें थकान महसूस होगा। ये सारा चीज़ दोस्तों हो जाता है एकमात्र हीमोग्लोबिन की कमी कारण। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन ठीक से पूर्ति नहीं होती, और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पूर्ति होगी तो उनको ठीक से एनर्जी भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हर समय थका हुआ महसूस कर अनुभव करता है और ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता है। देखते होंगे कि थोड़ा सा करता है थक जाता है, तो भाई साहब डॉक्टर को देखा ना, खून मत खाना यार, अच्छे अच्छे फल उल खाना तब खून बनेगा। क्या बोलते हैं उसको, अनार खाना, अनार। उसकी त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता नहीं, पीला पड़ जाता है। क्यों पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसमें खून की कमी हो जाती है उस शरीर में, इसलिए आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? देखो, हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है, जीवाश्म ईंधन दोस्तों ऊर्जा के अनवीकरण स्रोत है। मतलब क्या, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, कोयला, लकड़ी, ये सब क्या, कोयला, पेट्रोलियम एक दिन समाप्त हो जाएगा, सीमित भंडार है ना, इसलिए क्या अनवीकरण स्रोत है। अतः इन्हें बचाने की आवश्यकता है। पृथ्वी के अंदर कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सीमित मात्रा में मौजूद है। पृथ्वी के अंदर जो भी आप लोग का मौजूद है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये तो लिमिटेड मात्रा में है ना। एक बार बन गया बन गया, अब डेली डेली थोड़ी कोयला उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ये सीमित मात्रा में है। ठीक है, जैसा KGF का खान था ना, 7 गो खान था, वो भी सीमित मात्रा में था। वो तो चलो मूवी था। ठीक है, हीरा का खान की, किसका खान था, हाँ हीरा का ही था शायद। तो जो भी है आप लोग का, यदि हम इनका प्रयोग इसी प्रकार से करते हैं तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान देना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। अगर हम लगातार कोयला को जलाएंगे, पेट्रोलियम का यूज़ करेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। और इसलिए दोस्तों वैकल्पिक स्रोत आप लोग देख रहे हैं, अभी कई सारे जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकल रहे हैं, सोलर व्हीकल निकल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल गाड़ी निकल रहा है, सोलर गाड़ी निकल रहा है। क्यों, इसी चीज़ को ठीक करने के लिए, समझ रहे हो, ताकि हमें आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा का संचालन करती है? दोस्तों धातु में क्या रहता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहता है। कोई भी धातु रहता है, लोहा बोलो, पीतल बोलो, तांबा बोलो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। दोस्तों उसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा का संचालन होता है। कल ही मैंने बताया था धारा कैसे बहती है, तो इलेक्ट्रॉन बहता है इसलिए धारा बहती है। और किस दिशा में बहता है, जिस दिशा में दोस्तों इलेक्ट्रॉन बहता है ना, उसके विपरीत दिशा में क्या, धारा बहती है, यही याद रखना। घरेलू विद्युत परिपथों में तारों को पार्श्वक्रम व्यवस्था का उपयोग करना क्यों आवश्यक है? दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में तारों को पार्श्वक्रम में क्यों जोड़ते हैं, ये क्यों आवश्यक है? देखो, समांतर क्रम जोड़ने के 2 लाभ निम्नलिखित क्या क्या लाभ है? प्रत्येक उपकरण को पूर्ण बैटरी वोल्टेज मिलता है। दोस्तों समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, बट वोल्टेज क्या होता है, आप लोग बताए थे कल, समान होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज सभी को समान मिलता है, इसीलिए दोस्तों समांतर क्रम में बैटरी का पूर्ण वोल्टेज हर एक उपकरण को मिलता है समान समान। ठीक है, एक उपकरण बंद अथवा खराब हो जाने पर अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होता। समांतर क्रम में मान लो इधर एक निकल गया, इधर एक निकल गया, इधर एक निकल गया, अगर ये खराब भी हो जाएगा इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये इधर से करंट जा रहा था, इसको कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए दोस्तों अगर एक उपकरण खराब भी हो जाता है तो बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें समांतर क्रम में। इसलिए दोस्तों समांतर क्रम प्रयोग का हम लोग उपयोग करते हैं। और समांतर क्रम में आप लोग का प्रतिरोध भी कम होता है, आप लोग जानते होंगे, जबकि श्रेणी क्रम प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगला सवाल, जितना सवाल तो बता रहा हूँ ऐसे सभी महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। क्या देखो कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है? देखो, सूर्योदय के समय सूर्य की दूरी पृथ्वी से अधिक होती है, जिससे वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्या बोलते हैं, सूर्योदय के समय जो सूर्य की दूरी होती है ना दोस्तों, वो हमारे वायुमंडल से काफ़ी दूर होती है, समझ रहे हो।
और इसलिए दोस्तों अब दूर होगा तो ज़्यादा रास्ता उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और इससे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, और वायुमंडल के विभिन्न प्रकार के कणों, धूलकणों से होकर सूर्य की किरणों को गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग के प्रकिरनित कर जो मुख्यतः नीले रंग को दोस्तों प्रकिरनित कर देता है। चूंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। समझ रहे हो क्यों? फिर से एक बार सुन लो, सूर्योदय जब होता है दोस्तों, जब सूर्य उगता है सुबह सुबह, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, उसकी दूरी हमारी वायुमंडल से काफ़ी अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण उसके वायुमंडल में बहुत सारा रास्ता तय करना पड़ता है, और वायुमंडल में कई सारे धुलकन होते हैं, ठीक है, वायुमंडल विभिन्न कणों से टकरा करके सूर्य में तो बहुत सारे रंग है ना, हमारे आते थे मैक्सिमम कणों का प्रकीर्णन हो जाता है और हमारी आंख से ओझल हो जाता है। लेकिन लाल तो बहुत डेंजर है, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, और इसलिए दोस्तों सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। समझ रहे हैं? उसको ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता है सूर्य को सुबह सुबह, ठीक है, हमारी पृथ्वी तक आने में, वायुमंडल में तक आने में, और इसमें प्रकार उसको वायुमंडल से कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है, कई कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसका मैक्सिमम कलर का प्रकीर्णन हो जाता है, सिर्फ लाल रंग बचता है, तो हमारे आंखों तक पहुंचता है और हमें लाल दिखाई पड़ता है। व्याख्या कीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारे की तुलना में ग्रह पृथ्वी से काफी नजदीक रहता है, ठीक है, तारे तो बहुत दूर है दोस्तों, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या बोल रहे, ग्रह क्या है, पृथ्वी से काफी नजदीक रहता है तारों की तुलना में, और जब ग्रहों से प्रकाश की किरणें चलती है तो उसका बहुत कम मात्रा में अपवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। जब ग्रहों से प्रकाश की किरणें चलती हैं, क्योंकि ग्रह सामने है, तो ग्रहों से जो प्रकाश की मात्रा हमारी चलती है हमारे आंखों तक आने के लिए, ठीक है, तो उसका बहुत कम मात्रा में अपवर्तन होता है। समझ रहे हो? यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों पर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है। अगर हम जितना सारा ग्रह है सबको एक प्रकाश स्रोत मान लें, हाँ इतना सारा प्रकाश हमारी आंख हो रहा है, फिर भी दोस्तों जो हमारी आंखों तक सबको मिला करके जो लाइट पहुंचेगा ना, उसका मान, उसका और जो लाइट का जो औसत मान होगा वो शून्य हो जाएगा, मतलब नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ग्रह सामने होता है, उसका अपवर्तन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, सामने हो तो अपवर्तन हो जाता है, ठीक है, सॉरी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, अपवर्तन कम हो जाता है, सामने है तो अपवर्तन कम होगा ना, जितना दूरी हो जाए पर रहेगा उतना ज़्यादा वायुमंडल में धुलकन से टकराएगा, इधर 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 होते 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 आएगा, और सामने ही दोस्तों हमारे ग्रह, तो हमारे पृथ्वी के सामने ही है, तो अपवर्तन कम हो जाता है, अपवर्तन कम हो जाता है ना, और इस वजह से जो लाइट है हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता। मेन ये चीज़ याद रखना, क्या कि अपवर्तन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए हमारी लाइट हमारे आंखों तक नहीं पहुंचती और ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। व्यंजक चूर्ण का दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, तो सुन लो। व्यंजक चूर्ण का सूत्र मैं पहले ही बता चुका हूँ, CaOCl2 होता है। पहला उपयोग इसको पीने वाले पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए, आप लोग देखोगे पीने पानी में जो व्यंजक चूर्ण मिलाता है ताकि कीटाणु सब मर जाए, और वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। कहाँ पर? वस्त्र उद्योग में भी व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पीने के पानी को स्वच्छ करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए, और वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ी होती है, उसे जलने नहीं देती है, इसीलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। भाई मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है ऐसे, तो इसको जला करके पहले ये जो परत है ना, मतलब इसको जलाने से पहले ये जो इसको परत है ना, इसको साफ किया जाता है, समझ रहे हो, ताकि अच्छे से मैग्नीशियम रिबन जल सके, ठीक है, समझ रहे हो, तो यही कारण है उसका, ताकि आसानी से जल सके। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो किसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है? X के विलयन, किसका विलयन दोस्तों? तो बिना बुझा हुआ चूना, इसको जब विलयन करेंगे, इसको जब घोलेंगे, तो इसी का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। फिर बोला है कि X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, और दोस्तों इसका जल के साथ अभिक्रिया लिखो, तो इसका जल से अभिक्रिया करा दिए, क्या होगा, CaOH पहले हम बताएं, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जल से मिल गया तो ये हो गया बुझा हुआ चूना, ठीक है, बहुत बढ़िया। पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। दोस्तों आपको ये पहले ही बताया है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव मंडल को निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, जिसे पोषी स्तर कहते हैं। क्या बोल रहा है? आहार श्रृंखला में जो भी है, हम हैं, आप है, बकरी है, गाय है, भेड़ है, कुत्ता है, घास फूस है, पेड़ पौधे, सभी मिलकर एक विशेष संरचना प्रदान कैसे प्रदान करता है कि घास को खा गया बकरी को खा गया शेर, इस प्रकार से, समझ रहे हो, तो ये एक निश्चित संरचना प्रदान करेगा। आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव, मतलब जो उपभोक्ता होगा, जो उत्पादक होगा, सभी क्या जो विशेष जो उसका स्थान होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या जीव मंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान कर देते हैं, वो जिसे पोषी स्तर कहते हैं। जैसे देख लो, पादप, कीट, मेढक, सर्प, चील। पादप को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को चील खा जाएगा, बस कहानी खत्म, पैसा हजम। आगे देखो क्या है इस पर।
ऊपर देखिए श्रृंखला में 5 कड़ियां है। क्या क्या 5 कड़ी? 1 2 3 4 5 कड़ी है, जिसमें पादप जो है दोस्तों प्रथम पोषी स्तर है, जिसे स्वयंपोषी भी कहते हैं। दोस्तों जो स्वयंपोषी होता है, जो पादप होता है ना, उसे बोलते हैं स्वयंपोषी। जो पादप होता है उसे उपभोक्ता भी बोलते हैं, ठीक है, और प्रथम पोषी स्तर भी है, स्वयंपोषी भी है। उसके बाद देखो द्वितीय पोषी स्तर है। द्वितीय पोषी स्तर में क्या है? कीट है। द्वितीय पोषी स्तर में जो पादप को खा रहा है। द्वितीय पोषी स्तर में क्या है? कीट है जो पादप को खा रहा है। तृतीय पोषी स्तर मेंढक है जो कीट को खा रहा है। चतुर्थ पोषी स्तर में सर्प है जो मेंढक को खा रहा है। और पंचम पोषी स्तर में आप लोग का 5वां नंबर पे है, 5वां पोषी स्तर में चील है जो सर्प को खा रहा है। इस पर सब खा ही रहा है, खाली सबको पेट भर गया तो हो गया, समझो। चलो, चतुर्थ पोषी स्तर में युद्ध हो गया। 5वां पोषी स्तर में चील है जो सर्प को खा रहा है। और यही दोस्तों आप लोग आहार श्रृंखला है। तो आहार श्रृंखला में विभिन्न जीव मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना तैयार करते हैं, जिसे हम लोग आहार श्रृंखला बोलते हैं। बस इतना सा याद रखना। ऊपर दिए गए तो हो गया। चलो नेक्स्ट, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जकों, ठीक है, अपमार्जकों की यहाँ एक साथ होता, कौन में ओकार हो जाता, अपमार्जकों हो जाता, कौन में ओकार। तो परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है देख लो। परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का निपटान करता है। परितंत्र अपमार्जक क्या करता है? मृत जैव जो होता है उसका निपटान करता है। यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं, तो ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अपमार्जक मतलब छोटे मोटे कीड़े, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आप लोग देखेंगे कोई चीज मर जाता है तो क्या उसके ऊपर कीड़े लगने लगते हैं, तो क्या वही अपमार्जक है। उसको मिट्टी में मिलाता है, मतलब जो मिट्टी में मिलाने का काम करता है ना दोस्त, वो अपमार्जक ही करता है, समझ लो। तो परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का निपटान करता है। मृत जैव अवशेष कोई भी चीज जीव जिसमें जो पहले जीवित था और अब मर गया, तो उसका निपटान करता है, उसको मिट्टी में मिला जाता है। तो यही काम रहता है अपमार्जक का, बस इतना याद रखना। मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में 3 अंतर लिखे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लो क्या 3 अंतर है। सबसे पहला बात, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ना दोस्तों, यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि आप लोग का जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, ये तत्व परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं मिला था। मेंडलीव भैया इतने 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 कंजूस थे, उन्होंने क्या किया? अक्रिय गैस को स्थान नहीं दिया, ठीक है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो उसको पता नहीं था उस वक्त। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या? अक्रिय गैसों का स्थान दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दिया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान दिया गया। बस आपको 3 याद करना है। क्या? सबसे पहला, मेंडलीव आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित नहीं है, परमाणु संख्या पर आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का स्थान नहीं होता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को विशेष स्थान दिया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दिया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दिया गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान दिया गया है। मेरे भाई समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे नहीं है, इतना ही सवाल है दोस्तों, और सभी टॉरिक वीडियो आएगा, सभी का देख लेना। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें से एग्जाम में आने की प्रबल संभावना मिलती है, इसलिए जल्दी से देख लो और रिवीजन कर लो, आज पहले से देखो तो ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।